चलो, तो आज का जो अपना अध्याय है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की। अगर हम बात करते हैं तो प्रथम चरण में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसमें 1885 से लेकर 1905 तक जितने भी आंदोलन चले, जैसे उसके बीच में बहुत सारे और भी कार्य हुए। दूसरा चरण आया 1905 से 1919 तक और तीसरा आया 1919 से 1947 तक। तो 1885 से 1905 तक के जो समय है उसको हम बोलते हैं उदारवादी चरण या नरमपंथी विचारधारा के लोग। जब 1905 से आगे बढ़ते हैं 1919 तक, तो उस समय हो जाता है गर्मपंथी विचारधारा के लोग, और उसके बाद गांधीवादी विचारधारा के लोग शामिल हो गए। तो इन सभी राष्ट्रीय आंदोलन के समय कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, उन घटनाओं को वन बाय वन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जब नरम दल और गरम दल के बीच मनमुटाव होने लगे, तो उसी के समय एक घटना घटी, बंगाल विभाजन। कौन सी घटना? बंगाल विभाजन। क्या बंगाल विभाजन सोची समझी गई राजनीति थी या किसी कारणवश उसको विभाजन किया गया था? बता सकते हो? बंगाल विभाजन सोची समझी गई साजिश थी या सच में कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से बंगाल का विभाजन करना जरूरी था? देखो, ये दोनों कारण हो सकते हैं। सोची समझी गई भी हो सकता है और कुछ कारण भी हो सकते थे। क्यों हो सकते थे? क्योंकि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय बंगाल एक क्षेत्र था जो बहुत बड़ा राजनीतिक बन चुका था, जिसके अंदर अगर हम बात करें बंगाल के अंदर, तो बंगाल के अंदर कौन कौन से क्षेत्र थे? बंगाल खुद था, बिहार था, उड़ीसा, क्या था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हो बांग्लादेश, आप समझ लो। आज का जो बांग्लादेश है, असम, कौन से और भी है? और भी क्षेत्र है क्या? बिहार से झारखंड कब बना था? 2000। तो इसका मतलब है झारखंड भी यहां पे शामिल था। अब देखो कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल के क्षेत्र के अंदर ये सारे के सारे जो नाम है आप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी बंगाल के अंदर थे। और बंगाल का राजनीतिक जो क्षेत्र था, राजनीतिक क्षेत्र, वो बहुत बड़ा हो गया था और इसको संभाल पाना मुश्किल लग रहा था, ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों को। तो 1899 में 98 में जब लॉर्ड कर्जन आते हैं, उनके बाद ये बंटवारा स्टार्ट हो जाता है। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में, कि जब लॉर्ड कर्जन आए थे तो कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया था और कहा था कि यही एक वायसराय होंगे जो हमारी हर बातों को मानेंगे और हमारी हर मांग को पूरा करेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद जब कर्जन ने गलत बयान देने शुरू कर दिए, गंदे बयान देने शुरू कर दिए, कहने लगे कि कांग्रेस कैसी है, एक देशद्रोही पार्टी है, कांग्रेस एक देशद्रोही पार्टी है। उन्होंने एक हैमिल्टन को पत्र भी लिखा और उस पत्र में भी लिखा भी कि कांग्रेस अब लड़खड़ाकर गिरती हुई नजर आ रही है और मैं रहते हुए ये देखना चाहता हूं कि वो कैसे मरते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ वाक्य भी उन्होंने कहा, जिसकी वजह से जो भारतीय है, जो कांग्रेस के नेता लोग हैं या उसके जो व्यक्ति हैं, वो सभी के सभी कर्जन के धीरे धीरे अंग्रेज के खिलाफ होने स्टार्ट हो गए। और ऊपर से बंगाल का विभाजन एक ऐसा मोड़ लेकर आ गया, बंगाल का विभाजन एक ऐसा वहाँ मोड़ लेके आ गया कि अब तो आंदोलन होना
तय था। और नरम दल और गरम दल के जो विचारधारा के लोग थे वो इस जगह पर अब इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो बंगाल विभाजन का जो मेन श्रेय जाता है वो लॉर्ड कर्जन का जाता है। किसका जाता है? तो लॉर्ड कर्जन के बारे में लिख लो पहले कुछ चीज़ें कि क्या क्या घटनाएं घटी, उसके बारे में हम देखते हैं फिर। तो हेडिंग डालो लॉर्ड कर्जन, पहले कुछ बातें लॉर्ड कर्जन के लिए देख लेते हैं कि लॉर्ड कर्जन जब आए थे तो क्या क्या हुआ, उनके बारे में क्या कहा गया, क्या चीज़ है। तो लॉर्ड कर्जन, कल मैंने कुछ लिखवाया था, आज भी लिख लो लॉर्ड कर्जन। देखो सबसे पहले 1898 के कांग्रेस, 1898 के कांग्रेस अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास अधिवेशन। 1898 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में कर्जन की नियुक्ति का स्वागत किया। यानी कांग्रेसियों ने क्या किया? हाँ, इनकी नियुक्ति का स्वागत किया। 1898 में जब वो वायसराय बन के भारत में आए तो उस समय अंग्रेजों को, जो वायसराय कर्जन है, उनको उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस के अधिवेशन में क्योंकि उस समय उदारवादी चरण चल रहा था, तो उदारवादी नेता कह सकते हो आप, तो उदारवादी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और जो लॉर्ड कर्जन थे वो साम्राज्य विस्तारवादी थे। साम्राज्य विस्तारवादी का मतलब क्या है? वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना जानते थे कि भाई साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा हो। तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो साम्राज्य ठीक है, वो क्या थे? साम्राज्य विस्तारवादी थे। कैसे थे? साम्राज्य विस्तारवादी के व्यक्तित्व के थे। साम्राज्य विस्तारवादी, वो साम्राज्य विस्तारवादी के व्यक्ति थे और उन्होंने कांग्रेस को महत्व देना कम कर दिया था। जैसे समय बीतता रहा उन्होंने कांग्रेस को महत्व देना कम कर दिया। उन्होंने कांग्रेस को महत्व देना कम कर दिया। और क्यों कम कर दिया? और उन्होंने दो वाक्य भी कहे थे। उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस कैसी है? एक देशद्रोही पार्टी है। और उन्होंने हैमिल्टन को क्या पत्र लिखा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है और उसे मरते हुए मैं देखना चाहूँगा। ठीक है, ये इनके वाक्य थे। तो दो शब्द ऐसे थे जो कांग्रेस के लोगों को ठेस पहुंचा विचारों में, और लॉर्ड कर्जन के जो सोच थी, विचारधारा थी, उसके विपरीत होने लगे लोग। ओके, इसी समय लाला लाजपत राय ने जो लाला लाजपत राय थे, कौन से नेता थे? गरम दल या नरम दल? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने जो कर्जन का जो कार्यकाल है, जो कर्जन का क्या था? कार्यकाल, यानी जब तक कर्जन रहा वहां पे, उस समय के कार्यकाल को औरंगजेब के कार्यकाल से तुलना की है। औरंगजेब की कार्यकाल से तुलना की है। यानी लाला लाजपत राय ने कर्जन की कार्यकालों की से तुलना की है। पूछता जाता है, ये सब सवाल आते हैं। ये जितने भी पॉइंट में लिख रहा हूं, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ये समझ लो कि आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, इसमें से 80 to 90% क्वेश्चन जरूर बनेंगे और बनते भी है, और नए नए सवाल भी कहीं ना कहीं बनते रहते हैं। इसलिए कहता हूँ कि टॉपिक बाय टॉपिक अपने चीज़ों को पढ़ते रहो, ख़त्म करते रहो। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपको भेजा है PDF, आप उसको देखें, आप उसको समझें, आप उसको याद करें।
आप उसकी प्रैक्टिस करें। जिसके पास PDF नहीं है, ऐप में जाए, वहाँ पर सारे ऐप में अवेलेबल है, RRB के नाम से, RRB ई-बुक्स के नाम से सारे अवेलेबल है। वहाँ जाकर डाउनलोड कर ले आप सभी, वहाँ पर भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। चलिए, तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि करजन का कार्यकाल कैसा है, औरंगजेब के कार्यकाल से तुलना की है, यानी उसके जैसे औरंगजेब थे इस तरीके से वो कार्य कर रहे थे। और इतना कांग्रेस को महत्व देना कम कर दिया कि जब इन्होंने शिष्टमंडल भेजा, जब कांग्रेस ने शिष्टमंडल भेजा तो कर्जन ने मिलने से क्या कर दिया, लॉर्ड कर्जन ने मिलने से मना कर दिया। मिलने से, यानी ये पहली बार हुआ जब कांग्रेस के लोग, या जो कांग्रेस का जो गठन हुआ था कि आप सरकार के पास बातें पहुंचाने का कुछ एक रास्ता तय हुआ था, ठीक है, वो रास्ता यहां पर पहली बार बंद होती हुई नजर आ रही थी कि कांग्रेस का मतलब कांग्रेस जो है पार्टी, उसके कोई भी बातों को नहीं सुना जाएगा। यानी शिष्टमंडल को मिलने से मना कर दिया किसने, लॉर्ड कर्जन ने। यानी आप सोच सकते हो कि कांग्रेस के प्रति उसके विचार कैसी होंगे, उसके विचार कैसे होंगे। हो सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन जो था वो मुस्लिम को ज़्यादा चाहत करता था, क्योंकि कांग्रेस में मुस्लिम कुछ ऐसे थे जो उसका विरोध करते थे। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हम अपने विचारों से सोच सकते हैं, क्योंकि हम विचार को सोचने के लिए, हम विचारों को करने के लिए हमारी जो भी सोच है वो फ्री है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते थे। तो शिष्टमंडल से मिलने से उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब बंगाल में उन्होंने कौन कौन से कार्य किए जिसकी वजह से भी उनको जाना जाता है, तो लॉर्ड कर्जन के कार्य लिखो। कार्य ये क्या थे कि लॉर्ड कर्जन ने जब 1898 में आए तो कांग्रेस के प्रति क्या हुआ उनका, देखो कांग्रेस अधिवेशन 1898 में उनको मद्रास में जब आए, नियुक्ति हुआ तो उनका भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद वो साम्राज्यवादी विस्तार करते, यानी अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को इतना महत्व देना शुरू कर दिया, इतना कम कर दिया महत्व देना कि लोग क्या उनके शिष्टमंडल से मिलने से मना कर दिया। तो आप समझ सकते हो, और उनके बारे में जो वाक्य कहे थे ये भी आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, ठीक है। तो इससे क्या है कि पता चलता है कि लॉर्ड कर्जन कांग्रेस के प्रति मन में कैसे विचार रखते थे। और लाला लाजपत राय ने यह भी कहा कि उसका कार्यकाल के किसके समान है, औरंगजेब के कार्यकाल के समान है। अब लिखो कार्य, अब लिखो कार्य। चलो कार्य में देखो कि जब इनके कार्य की बात आती है तो कार्य में क्या हुआ। देखो सबसे पहले 1899 में जब आए, 98 में आए, तो 99 में जब पहला कार्य था उनका वो ये था कि कलकत्ता महानगर, कलकत्ता महानगर पालिका 1899 में कलकत्ता महानगर पालिका के सदस्य की संख्या कम करके, कम मनोमित संख्या ज्यादा कर दी। मनोमित सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया। जो यहां लिखो नियुक्ति सदस्य, जो नियुक्ति थे ना, नियुक्ति वाले, तो नियुक्ति सदस्यों की संख्या को कम करके मनोमित सदस्यों की संख्या अधिक कर दिया। अब बताओ अगर मनोमित सदस्यों की संख्या अधिक करेंगे तो क्या बदलाव होगा कि सारी बात किसका होगा, कलकत्ता का पूरा कंट्रोल किसके अंदर हो जाएगा, कर्जन के अंदर हो जाएगा। यानी मनोमित सदस्यों की संख्या क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उस बढ़ाने से कर्जन का जो उस क्षेत्र में हस्तक्षेप हो क्या हो गया,
बढ़ गया। हस्तक्षेप क्या हो गया? जब उसका हस्तक्षेप बढ़ा, ठीक है, तो उसने सारे कंट्रोल अपने अंदर ले लिए और उसने विश्वविद्यालय में भी कुछ चेंजेस किए, वो भी पढ़ेंगे अभी। और 1899 एक सवाल आता है दिल्ली दरबार, क्योंकि उन्होंने इसने एक दिल्ली दरबार भी लगाया था 1903 में। कब? हाँ, तो एक लिख लो पहले दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार उन्होंने कर्जन लगाया 1903 में। किसमें? और जब भी दिल्ली दरबार लगता था तो वो 1 जनवरी को लगा। कब? तो क्या ये पहली बार दिल्ली दरबार लगा था क्या? दिल्ली दरबार पहली बार लगा था? नहीं, सबसे पहला दिल्ली दरबार लगा था 1877 में। कब? लिख लेना ये बात। दिल्ली दरबार पहली बार कब लगा? 1877 में, यानी 1 जनवरी 1877। 1 जनवरी 1877। क्या उस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी क्या? 85 में। यानी जब दिल्ली दरबार लगा था तो आप सोचो कि इस समय इतना पैसा व्यय हुआ था। और दिल्ली दरबार लगाया क्यों जाता था? मान सम्मान इज्जत के लिए। किसके? जो वहां के सम्राट हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। तो इसमें क्या हुआ, लिखो, इसमें ये पूछा जाता है, विक्टोरिया को भारत, विक्टोरिया, हाँ 1877 में लिखो, 1877 में लिखो, विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य घोषित किया गया। साम्राज्य क्या होता है? हाँ मुस्कान, रानी। सम्राट का स्त्रीलिंग, राजा का रानी, तो सम्राट का स्त्रीलिंग होता है, सम्राट का। देखो राजा सम्राट अलग अलग होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो दिल्ली दरबार पहली बार कब लगाया गया? 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार लगा, 1 जनवरी 1877 में, जिसमें विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य घोषित किया गया। तो यहां भी कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार लगा। और यहां पर एडवर्ड सप्तम, लिखो, एडवर्ड सप्तम को भारत का सम्राट घोषित किया गया। और बेहिसाब खर्च किया गया, बेहिसाब। और बेहिसाब खर्च किया गया, जिसके वजह से जो कांग्रेस के लोग थे वो क्या हो गए? रुष्ट हो गए, कुछ इसके विरोध में खड़े हो गए। क्योंकि ये सारा पैसा तो पैसा भारत के लोगों का ही था ना, किसानों का कर था, तभी ना इतने चीज़ें दबाव दिया जाता था उनको। तो यहाँ पर इतना पैसा बेहिसाब खर्च हुआ क्योंकि वहाँ पे स्वागत करना था। तो ये सारी चीज़ें लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुए कि 1899 में कलकत्ता महानगर पालिका में क्या करा उन्होंने? जो नियुक्ति सदस्य है उसकी सीटों की संख्या क्या कर दी? कम करके मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया, जिससे उसका हस्तक्षेप क्या हो गया? उस क्षेत्र में बढ़ गया। मैं अपने 4 लोग कहीं रख देता हूं तो मेरा हस्तक्षेप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ठीक है। दूसरा क्या हुआ? उन्होंने दिल्ली दरबार लगाया। कहां पे? दिल्ली में 1903 में, जिसमें एडवर्ड सप्तम को क्या बनाया गया? सम्राट बनाया गया। आगे लिखो, 1904 में लिखो, 1904 में विश्वविद्यालय के सीनेट, विश्वविद्यालय के
के सीनेट में मनोमित सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया। मनोमित सदस्यों की संख्या क्या कर दिया? बढ़ा दिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। अब देखो, जो विश्वविद्यालय होते हैं उसके अंदर में छोटे छोटे कॉलेज होते हैं। विश्वविद्यालय के अंदर में छोटे छोटे क्या होते हैं? कॉलेज होते हैं। अब बताओ, जब मनोमित सदस्य लगाएगा तो जो कॉलेज के और विश्वविद्यालय के बीच में संबंध होंगे वो नियम और कानून से थोड़ा ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, यानी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? हार्ड। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे नहीं हम अप्रूव नहीं कर रहे, कुछ कहेंगे हम अप्रूव कर देंगे हर चीज़ों को। तो यहाँ से संबंध में क्या हुआ? थोड़ा सा खटास होने लगा। किसमें? कॉलेज और विश्वविद्यालय। कॉलेज अलग होता है और विश्वविद्यालय अलग होता है, याद रखना। पता है ना सबको? जैसे आज आप बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो यूनिवर्सिटी क्या है? विश्वविद्यालय हो गया, जिसको कंट्रोल एक सेंटर कर रहा है, स्टेट कर रहा है उस चीज़ को। और उसके अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, गांव-गांव में, जगहों-जगहों पे, शहर-शहर में, तो वो है कॉलेज। तो जब उन्होंने मनोमित सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर ऐसा हुआ कि जो संबंध है दोनों के बीच थोड़ा सा खटास हो गए और जो नियम और कानून है थोड़े से सख्त हो गए कॉलेज और विश्वविद्यालय में। तो उसी समय क्या हुआ? लिखो एक बात, ये क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में आया, हमारे में नहीं आया, छोटे एग्जाम में, यूपीएससी और इन बीपीएससी में आएगा, दरोगा में आएगा, सब सवाल हो सकता है। तो उस समय क्या हुआ कि विश्वविद्यालय के कुलपति, एक उप कुलपति, लिखो आशुतोष मुखर्जी थे। कौन थे? अरविंद नहीं, अरविंद घोष तो वो थे जो उन्होंने शब्द कहे थे। आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के। इस समय क्या हुआ? देखो सारे काम कलकत्ता में मोस्टली हुए हैं, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ? कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति आशुतोष मुखर्जी ने इनका खुलकर विरोध किया। इनका खुलकर क्या किया? विरोध किया लॉर्ड कर्जन का। इन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। और 1904 में ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो फिर भी कम है, ये 1904 वाले को, 1904 में इन्होंने तिब्बत पर आक्रमण किया। जिसको यंग हस्बैंड मिशन भी कहते हैं। और इस युद्ध में भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। इस युद्ध में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। किसमें? तिब्बत पर जब आक्रमण किया। भाई कोई आक्रमण करे तो पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? तो यानी तिब्बत पर जब आक्रमण किया लॉर्ड कर्जन ने, करवाया यंग हस्बैंड मिशन के नाम से। तो पूछा जाता है कि यंग हस्बैंड मिशन किससे संबंधित है? तो तिब्बत के आक्रमण से संबंधित है। और तिब्बत के उस समय दलाई लामा थे। कौन? दलाई लामा को अपमानजनक संधि करनी पड़ी। नाम याद रखना, दलाई लामा को अपमानजनक संधि करना पड़ा। और इसकी वजह से करना पड़ा। और एक घाटी है जिसका नाम है चुंबी घाटी। कौन सा घाटी? चुंबी घाटी को हड़प लिया। ये चुंबी घाटी है कहां पे? ये कभी पूछ लेता है, ज्योग्राफी हो सकता है पूछ ले। तो चुंबी घाटी जो है ना, वो सिक्किम,
तिब्बत, सिक्किम, तिब्बत और भूटान के सीमा के साथ लगा हुआ है। ये इस चुंबी घाटी जो है ये इन तीनों पूछता है कि हो सकता है चुंबी घाटी किस साथ लगा हुआ है, सिक्किम, तिब्बत और भूटान के साथ लगा हुआ है, ध्यान रखना है आपको। सिक्किम भारत का एक राज्य है, उसके साथ है, और तिब्बत तो एक है ही अलग हो गया, और भूटान एक अलग राज्य देश है। तो इस तरीके से उन्होंने यंग हस्बैंड मिशन को भेजा, किसने, लॉर्ड कर्जन ने, और तिब्बत पर आक्रमण करने के लिए, और वहाँ पर दलाई लामा को अपमानजनक संधि करना पड़ा। तो यंग हस्बैंड मिशन पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, यंग किससे, तिब्बत पर आक्रमण से संबंधित है। और उसने कलकत्ता में ही, इधर मिटा दूं, ये सब सारे ध्यान रखना है आपको एक एक चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे चीज संबंधित होंगे एक दूसरे से। इन्होंने उसी समय कलकत्ता में ताजमहल जैसा, कलकत्ता में ताजमहल जैसा विक्टोरिया महल का निर्माण करवाया। कलकत्ता में ताजमहल जैसा विक्टोरिया महल का निर्माण करवाया, और वो भी किसी से, वो भी संगमरमर से करवाया। संगमरमर है ना, संगमरमर, ठीक है। तो कलकत्ता में ताजमहल जैसा विक्टोरिया महल का निर्माण करवाया, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। और इस पर भी बहुत ज्यादा खर्च किया, अत्यधिक खर्च। इस पर भी क्या हुआ, बेहिसाब खर्च किया गया, इस पर भी बेहिसाब खर्च किया गया। और इन सब में देखो ये कार्य के अंदर आ रहा है इसका, ये सारे क्या हो रहे हैं, इसके कार्य है, किसने कौन कौन से कार्य करवाया, और कार्य में ही आया उसका एक अलग से सबसे बड़ा कार्य, वो कौन सा, बंगाल विभाजन। कौन सा कार्य, बंगाल विभाजन। उसी कार्य के अंदर सबसे बड़ा कार्य जो आया वो बंगाल विभाजन है। तो उससे संबंधित जो टर्म है वो हम कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे। इन सभी को याद रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसको भूल जाना है, आप उसको पढ़ो 2-4 बार। कोई क्वेश्चन जब बनेंगे ना तो इनमें से कहीं ना कहीं संबंधित रहेंगे। और आपको बताता हूँ कि जो PDF में क्वेश्चन मिलते हैं, हमेशा जब भी नोट्स बनाया करो तो साइड में 2 से 4 पेज छोड़ दिया करो, ठीक है। इससे क्या होता है, या 2 पेज छोड़ दिया करो, इससे क्या होता है कि उससे, उस चैप्टर से, उस टॉपिक संबंधित अगर कोई नए प्रश्न बनते हैं तो आप उसको साइड में लिख सकते हो, है ना। जैसे हमने पढ़ा था क्या, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, उसमें भी कुछ चीज़ें अलग थी तो हमने वहाँ पर लिखा। तो ऐसे ही आप नोट्स बना सकते हो वहाँ पे, क्योंकि जब भी आप एग्जाम के लिए कोई प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि हर एक किताब में अलग अलग क्वेश्चन है, और इतने सारे क्वेश्चन है कि जो एक किताब में संग्रह करना मुश्किल है। इसीलिए हम टॉपिक वाइज टॉपिक को इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में आ जाए, कहानी जो हमारे दिमाग में आ जाए, और नए नए जो प्रश्न हमारे बनेंगे वो किताबों में बनेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अगर नहीं पता तो आप उसको क्या करो, फ्रेम करो, आप उसको क्वेश्चन को लिखो, अलग से नोट डाउन करो उस चीज़ को। ओके, चलो। तो अगला टॉपिक है, इसके अंदर कार्य, सबसे बड़ा जो कार्य किया उसने, वो कौन सा कार्य किया, बंगाल का विभाजन। क्या किया उसने, बंगाल का विभाजन। और इस कार्य के अंदर उन्होंने जब बंगाल का विभाजन किया 1905 में, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा, जिसकी वजह से कांग्रेस में विभाजन, हिंदू मुस्लिम में विभाजन, ये इन्हीं की देन है। इससे पहले हिंदू मुस्लिम में कहीं भी विभाजन नहीं हुआ था, और इसी के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। जब बंगाल का विभाजन होता है उसी के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होता है, और उसके बाद फिर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उसके बाद चुनाव में पृथक्करण हो गया, किसका, हिंदू मुस्लिम का। यहाँ से अब
हिंदू और मुस्लिम की बातें अब यहाँ से बढ़ जाएंगी। अभी तक हिंदू और मुस्लिम केवल विरोध करते थे, लेकिन एक ही पार्टी में हुआ करते थे। अभी तक कोई भी अलग संगठन नहीं था हिंदू और मुस्लिम का, कि हिंदू अलग है और मुस्लिम अलग है, पूरे भारत, पूरे एकता के लिए। इसलिए जब 1857 की 1947 के जब हम पढ़ेंगे कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय दो ही सेंट्रल पार्टी थी, एक मुस्लिम लीग और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी 1906 के बाद भारत में दो पार्टी बन गई, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। यहां तक समझ में आ गया चीजें। तो बंगाल विभाजन जो था, सबसे बड़ा जो कारण था उसका धार्मिक दृष्टिकोण। कौन सा? तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि बंगाल विभाजन जब किया गया कर्जन द्वारा, तो वो धार्मिक दृष्टिकोण को रखकर किया गया था। धार्मिक दृष्टिकोण। अब ये धार्मिक दृष्टिकोण बताया अभी कि धर्म को लेकर, धर्म की दृष्टि से उसको विभाजन किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो मैंने अभी बताया पिछली क्लास, अभी थोड़ी देर पहले, कि बंगाल के अंदर कौन थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से वो तो बनाया गया था। पश्चिम बंगाल, बंगाल पूरा बंगाल था पहले, पूर्वी पश्चिमी नहीं था, जिसको बांग्लादेश कहते हैं ना। तो बंगाल का विभाजन हो गया। अब ये बंगाल का जब विभाजन हुआ, तो ये हिंदू और मुस्लिम को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बनाकर हुआ। किसको? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसकी संख्या कम हो, और बहुसंख्यक मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1874 में, किसमें? 1874 में असम को एक कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया था, लेकिन असम को फिर भी बांट दिया गया। ध्यान दो यहां पे, 1874 में असम को अंग्रेजों ने क्या बना दिया था? कमिश्नरी क्षेत्र घोषित किया गया था। और 1896 के आसपास कुछ क्षेत्रों को असम के बंगाल में मिला लिया गया था। ठीक है, यह घटना थी जब असम तो किसका पार्ट था? एक कमिश्नरी क्षेत्र था, जिसके अंदर बंगाल के अंदर वो नहीं आता था। ठीक है, तो क्या हुआ यहां से? सबसे पहला जो बंगाल विभाजन का, क्योंकि बंगाल विभाजन जो हुआ था, कर्जन कहते हैं कि बंगाल का क्षेत्र इतना बड़ा है, इतना व्यापक है कि उसका जो राजनीतिक संभाल पाना मुश्किल है, इसलिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे उन्होंने एक मकसद दिखा दिया, धार्मिक दृष्टिकोण, कि हिंदू और मुस्लिम। तो कुछ डेट है, वो डेट पेपर में पूछा जाता है, पहले डेट लिख लो। 3 दिसंबर 1903 लिखो, पहला डेट लिखो। 3 दिसंबर 1903 को देखो, 1903 में प्रस्ताव रखा गया बंगाल विभाजन का। हाँ, 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। कहां पे? ब्रिटिश संसद। 3 दिसंबर 1903 को बंगाल में, ब्रिटिश संसद में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेपर पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब रखा गया? 3 दिसंबर 1903। 3 दिसंबर 1903। जब 1903 को रखा गया, तो 19 जुलाई 1905 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने यह प्रस्ताव रखा गया। मतलब अभी तक केवल और केवल क्या था? संसद में था ये, और 19 जुलाई 1905 को जनता के समक्ष रखा गया। जनता के समक्ष प्रस्ताव पेश किया गया। जनता के समक्ष प्रस्ताव पेश किया गया,
और 20 जुलाई को समाचार पत्र में क्या करेंगे, प्रकाशित कर दिया गया। और 20 जुलाई को समाचार पत्र में इस घोषणा को, इस प्रस्ताव को प्रकाशित कर दिया गया। तो पूछा जाता है कि जनता के समक्ष किस दिन रखा गया, 19 जुलाई को। घोषणा कब की, मतलब कि इसका प्रस्ताव विभाजन का कहां कब रखा गया, ब्रिटिश अंदर कब रखा गया, 1903 में, 3 दिसंबर 1900। जनता के समक्ष कब रखा गया, 19 जुलाई। और 20 जुलाई को क्या हुआ, समाचार पत्र में इसका प्रकाशित कर दिया गया। और इस समय बीच में कुछ और घटनाएं हुई, कुछ और आंदोलन हुए, लेकिन अंग्रेजों को फर्क नहीं पड़ा। और 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन कर दिया गया। अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाए तो एक घटना और बता सकते हो आप, लिख सकते हो उन चीज़ों को कि 7 अगस्त से लेकर, जुलाई में तो हो ही रहा था प्रचार, तो बीच में विरोध भी होंगे, बीच में विरोध भी होंगे। तो वो हुआ था 7 अगस्त से, लिख लो। अगर लिखना चाहो तो यहां पर नीचे एक लाइन और लिख सकते हो 20 जुलाई के बाद। 7 अगस्त 1905 को इसमें विरोध स्टार्ट हो गया, विरोध आरंभ हो गया। जो विरोध है वो आरंभ हो गया। और यहीं से नरम दल और गरम दल आपस में मनमुटाव करेंगे, चीजें बढ़ेंगे और कहेंगे, ठीक है। तभी ना लाला लाजपत राय कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी उन्होंने कुछ वाक्य कहे थे कांग्रेस के खिलाफ। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहे थे, अश्वनी कुमार दत्त ने भी कहे थे कि 3 दिन का तमाशा। तो इन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि उनको लगता था कि उदारवादी जो लोग हैं वो अंग्रेजों की बात मानते हैं और कोई एक ऐसा हार्ड डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है, जो हम ले सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने हार्ड डिसीजन लेना शुरू किया। अब तब जाकर स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार स्टार्ट हो गया। और यही परिणाम है कि स्वदेशी और बहिष्कार होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वदेशी कर देंगे, पहले इसका भी प्रस्ताव पारित होगा, क्योंकि भारतीयों को इतना छूट नहीं था, भारतीयों को इतना छूट नहीं था। आपको पता था कि जब क्रांतिकारी आए थे तो वो नहीं सुनते थे किसी की, लेकिन जो उदारवादी थे पहले वो मांग याचना पत्र देते थे, मान लेते तो ठीक है, नहीं मानते तो फिर से देते थे वो। लेकिन नरमपंथी ने क्या कहा कि हम आपको दे तो रहे हैं, अगर आप हमारी बातें नहीं मांगेंगे तो हम फिर हड़ताल करेंगे, लेकिन हिंसात्मक नहीं करेंगे, हमको हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हड़ताल करेंगे, जुलूस निकालेंगे, ये सारे काम करेंगे। तो इसी समय ऐसा हुआ कि जब 7 अगस्त को विरोध कर रहे थे तो इसी समय से वो बहिष्कार हुआ, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुए। तो इसमें भी मनमुटाव हो गया, किसमें, नरम दल और गरम दल में। कुछ कारणों से हुआ, वो हम आगे पढ़ने वाले अभी। तो ये जो विरोध हुआ ये कांग्रेस के ही 2 विचारधाराओं के लोग के बीच हुआ। और इसमें अभी तक जो आंदोलन चल रहे थे, अभी तक जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो केवल और केवल शहरों में बिछी हुई थी। किसमें, शहरों में बड़े बड़े लोग, नेता, अभिनेता, ऐसे लोग यहां पर काम कर रहे थे। लेकिन जब स्वदेशी आंदोलन हुआ, बहिष्कार आंदोलन हो गए, ठीक है, तो यहां पर भारतीय जनताओं का भी अब सामने शामिल होना स्टार्ट हो जाएगा। कांग्रेस इतनी बड़ी बनी तो कहीं ना कहीं जनता के अभी तक जो बना था कांग्रेस वो किसके बना था, अंग्रेजों के, और जो उस समय के जो अलग अलग संगठन चलाते थे उनके ही लोग बनाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जनता का भी वहां पर प्रवेश स्टार्ट हो गया आंदोलन के अंदर। धीरे धीरे हम उसका अभी प्रवेश पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि जनता का बस किसान, जो नौकरी करने वाले पेशे वाले लोग हैं वो इस जगह पे शामिल नहीं थे। क्या शामिल थे यहाँ पे, अभी तक नहीं पढ़ा हमने, यानी शामिल अभी तक नहीं थे। लेकिन अब क्या होंगे, वो शामिल होंगे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। और तब फिर जाकर
उसी में ही कुछ क्रांतिकारी निकलेंगे। जनता में से तो क्रांतिकारी निकले थे कि क्या भगत सिंह कोई कार्य करता था क्या? ठीक है, युवा थे, जनता से निकल कर आए और उन्होंने क्रांतिकारी बन गए, वो क्रांतिकारी बन गए। तो अब जनता का क्या होगा, धीरे धीरे अपने आंदोलन में भाग लेना शुरू हो जाएंगे। अभी तक जो आंदोलन में भाग लेते थे, कौन लेते थे? इसलिए कोई नहीं मरता था, ना कोई करता था, केवल जेल में बंद होते थे 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल। बाल गंगाधर तिलक भी जेल में गए हैं, कितनी बार गए हैं वो? एक बार 6 साल के लिए भी गए थे, एक बार 2 साल के लिए, बताया था 18 महीने के लिए गए थे उस दिन। क्यों गए थे 18 महीने के लिए? क्योंकि उन्होंने पत्र में क्या लिखा था? प्लेग जब हुई थी तो उस समय घटना घटी थी, उसके हिसाब से उन्होंने पत्र में लिखा था, जिसे चापेकर बंधु ने क्या करा था, हत्या कर दी थी उसके अध्यक्ष की। इसकी वजह से क्या हुआ, जेल जाना पड़ा उनको। तो ये सारी बातें हम धीरे धीरे करेंगे। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। इस दिन 2 सबसे महत्वपूर्ण बात जो 16 अक्टूबर को पूछा जाता है, लिखो। लिखो, इस दिन 2 नाम याद रखना, एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सॉरी सुरेंद्र नाथ नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर। लिखो, पहला लिखो, पहली बात, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने उस दिन राखी दिवस मनाया, राखी दिवस मनाया गया। पूछा जाता है राखी दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को किसने मनवाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कभी कभी रंग भी पूछ लेता है, तो राखी का जो रंग है वो पीले धागे के थे। कैसे थे? पीले धागे के। और ये भाईचारे को संबंधित थे। किसको? भाईचारे को संबंधित थे, भाईचारे से संबंधित थे, ये भाईचारे से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि कर्जन ने बंगाल का विभाजन तो कर दिया, लेकिन हिंदू और मुस्लिम, जो उन्होंने अल्पसंख्यक का बयान दिया हिंदू और मुस्लिम का, लेकिन फिर भी वो अपने आपस में क्या है, भाई भाई हैं। और बंगाल के जो विभाजन हुआ था, तो बंगाल से कुछ हिंदू मुस्लिम भाई लोग बिहार के हिंदू मुस्लिम भाई को आपस में राखी बांधते हैं, इधर से उधर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज भी ये भाईचारा रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने ये शब्द कहे। और उसी दिन एक शोक दिवस मनाया जाता है। क्या? तो राखी दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है, और एक होता है शोक दिवस। तो शोक दिवस किसने मनाने का कहा था? लिखो, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। हाँ, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। और उस दिन शोक दिवस के मनाने के लिए उन्होंने कहा था। ठीक है, ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है। तो बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ बातें थी। अभी और लिखो, अभी और भी बातें, अभी बहुत चीजें हैं कि बंगाल हुआ तो विभाजन हुआ कैसे। बंगाल में अगर विभाजन हुआ तो विभाजन का कैसे विभाजन, वो विभाजन अब समझ लेते हैं कि बंगाल में विभाजन हुआ कैसे। तो शोक दिवस मनाया कब? 16 अक्टूबर को। उस दिन क्या मनाया गया? राखी दिवस। मिला दो इसको। चलो, पूछा जाता है राखी दिवस किसने मनवाया था, किसके कहने पर मनाया गया था? हाँ, और शोक दिवस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, बंगाल का 2 विभाजन हो गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल।
अब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, तो पूर्वी बंगाल तो पूरा का पूरा रहा, बिहार उड़ीसा वाला जो बच गया क्षेत्र, और इसमें क्या क्या आ गया, इसमें असम आ गया, क्या आ गया, इसमें 2 जिले आ गए मेमनसिंह के, ठीक है, असम आ गया, मेमनसिंह के 2 क्षेत्र आ गए, ढाका आ गया, चटगांव आ गया। ढाका क्या था, बांग्लादेश की राजधानी है, तो इसमें ढाका भी लिख सकते हो, ढाका, चटगांव, ये सारे क्षेत्र किसमें कर दिए गए, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है जो, ये उधर कर दिए गए। और इनका जो राजधानी है, पूछा जाता है इसका राजधानी कहां बनाया गया, ढाका में। कहां बनाया गया, ढाका। दोनों को साथ कंपेयर करके पढ़ना है। पूर्वी बंगाल में जो बचे हुए क्षेत्र हैं, इनसे बच गया क्षेत्र क्या हो गया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के कुछ क्षेत्र, जैसे पश्चिम बंगाल है वो, कलकत्ता, ये सभी के सभी कहां चले गए, पश्चिमी। तो बचे हुए क्षेत्र कहां चले गए, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर चले गए, और इसकी राजधानी कलकत्ता को बनाया गया। किसको बनाया गया, कलकत्ता बनाया गया। तो इसमें अध्यक्ष पूछा जाता है कि इनके अध्यक्ष कौन थे, तो लिखो पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर। पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष कौन थे, इसको अध्यक्ष कौन आएगा, एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर। और इसके अध्यक्ष बनाए गए कौन थे, ब्लूमफील्ड फुलर इसके अध्यक्ष बनाए गए। ब्लूमफील्ड फुलर ने इनको अध्यक्ष बनाया गया। और पश्चिमी बंगाल को हिंदू बहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया, और इसको मुस्लिम बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। इसको हिंदू बहुल क्षेत्र और उसको मुस्लिम बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब इसी समय ब्लूमफील्ड ने कुछ शब्द कहे थे। ब्लूमफील्ड ने एक शब्द कहे थे, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है अगर आप बीपीएससी और ऊपर के एग्जाम देते हो, ठीक है। ब्लूमफील्ड फुलर ने क्या कहा कि हिंदू और मुस्लिम, लिख लो ये बात लाइन, हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजी सरकार की, हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजी सरकार की दो पत्नियां हैं, जिसमें मुस्लिम उनको अत्यधिक प्रिय है। जिसमें मुस्लिम क्या है, अत्यधिक प्रिय है। अब बताओ इसका मतलब क्या निकलेगा कि वो किसकी तरफ, मुस्लिम की तरफ झुकाव जाता अंग्रेजों का। यानी लॉर्ड कर्जन इस कथन से ये विश्वास होता था कि लॉर्ड कर्जन ने जो बंटवारा किया वो धर्म को देखते हुए किया। इस शब्दों से पता चलता है ब्लूमफील्ड फुलर के। इवन कि कर्जन ने भी एक बात कही, उनकी बात लिख लो। कर्जन ने क्या कहा, लॉर्ड कर्जन ने यह भी कहा, लिख लो,
लॉर्ड कर्जन ने यह भी कहा कि मुसलमानों को यहां पर वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, मुसलमानों को यहां पर वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो सारे सुविधाएं मिलेंगी जो उनको मुगल काल में भी नहीं मिले। यानी यहां पर ये कुछ वाक्य जो इन्होंने बोले ना बंगाल विभाजन के समय, ये ऐसे वाक्य थे जिनसे लगता था कि कांग्रेस जो कर्जन है वो बंगाल का विभाजन राजनीतिक रूप से नहीं धार्मिक रूप से करना चाहते थे। इन दो कथनों से हमें ये प्रेत विश्वास होता है कि लॉर्ड कर्जन ने, हमारे इन दो कथनों से ये विश्वास होता है कि लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया, क्या वो राजनीतिक दृष्टिकोण था? वो कौन सा दृष्टिकोण था? धार्मिक। तो ब्लूमफील्ड फिलर द्वारा कहा गया एक बात, कौन सा? कि हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजी सरकार की दो पत्नियां हैं, जिसमें मुस्लिम सबसे अत्यधिक प्रिय है। दूसरा, लॉर्ड कर्जन ने यह कहा कि मुसलमानों को यहां पर वो सारी सुविधाएं मिलेंगे जो उनको मुगल काल में भी नहीं मिले। यानी ये दो बातें लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन का ऐसा निचोड़ निकालता है कि ये ना राजनीतिक दृष्टिकोण ना होकर ये धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि बंगाल का विभाजन राजनीतिक दृष्टिकोण तो कहने पर था, लेकिन वास्तव में वो धार्मिक दृष्टिकोण की तरफ अधिक हो गया। और ये जो था मुस्लिम बहुलित क्षेत्र हो गया, यहां की जनसंख्या कम थी और यहां की जनसंख्या ज्यादा थी। यहां पर 8 करोड़ के करीब जनसंख्या थी और यहां पर कम से कम 5 से 4 करोड़ अप्रोक्स जनसंख्या थी। लेकिन यहां पर मुस्लिम का जो संख्या थी वो ज्यादा अधिक थी और यहां पर कम था, इसलिए इसको हिंदू बाहुल्य क्षेत्र कहा गया और इसको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहा गया। बात करें तो बंगाल विभाजन के ऊपर अगर बिहार की बात करते हैं, बिहार की चर्चा करते हैं बंगाल विभाजन में, तो वहां पर बंगाल विभाजन का मेन कारण भाषाओं का विचार था। क्योंकि अगर मैं बिहार की बात करूं थोड़ा सा, तो बिहार के बारे में सुन लो। सच्चिदानंद सिन्हा, ये लिख लिया सबने? कुछ बिहार के बारे में सुन लो कि बिहार वाले क्या चाहते थे बंगाल का विभाजन। देखो, बिहार से संबंधित अगर हम बात करें, बिहार से संबंधित, तो बिहार से संबंधित दो लोगों का नाम हमेशा याद रखना है बंगाल विभाजन से। एक सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। और ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने बंगाल विभाजन के लिए नहीं, वो बिहार का विभाजन चाहते थे। वो बंगाल का विभाजन नहीं, किसका विभाजन चाहते थे? बिहार का विभाजन चाहते थे। और भाषाई आधार पर इन्होंने आंदोलन भी करवाए, आंदोलन भी हुआ वहां पे। तो याद रखना, भाषाई आधार पर होने वाला पहला जो विभाजन होता वो बंगाल और बिहार का होता, बंगाल प्लस बिहार। अब वो बंगाल और बिहार का विभाजन क्यों चाहते थे? सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ऐसा क्या कारण था कि वो बंगाल और बिहार का विभाजन चाहते थे। तो कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण क्या था कि जो नौकरी मिलती थी ना, आप बताओ, एक बंगाल क्षेत्र है और एक बिहार क्षेत्र है। जो नौकरी मिलती थी वो बंगालियों को मिलती थी। किसको मिलती थी? बंगाल के लोगों को। और यहां पर भी वही आ जाते थे। यानी बिहार में भी बंगाल के लोगों को नौकरी दिया जाना और उनको यहां पर उनका क्या था, यहां पर ग्रोथ, उन्नति होता था। लेकिन बिहार के लोगों का वहीं पे जो हालत थी वो दयनीय होती जा रही थी, क्योंकि वहां पर नौकरी नहीं थे। घर ठीक है, अब नौकरी नहीं होगा तो क्या होगा?
और सारे अगर बिहार के लोगों में अगर बिहार की जगह पे जो बंगाल के लोग नौकरी करते हैं तो वहाँ भी दिक्कत होगा। इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ये चाहते थे कि बंगाल का विभाजन ना होकर बिहार को बंगाल से क्या कर दिया जाए। इन्होंने प्रस्ताव भी पारित किए, इन्होंने प्रस्ताव भी सामने रखे। कैंपवेल जो थे यहाँ के गवर्नर, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बिहार को विकसित करना है तो यहाँ पर रोजगार देना होगा। क्या देना होगा? रोजगार देना होगा, ये उन्होंने कहा भी था। ओके, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अभी पढ़ेंगे बिहार के बारे में, कुछ चीज़ें तो वहाँ पर समझेंगे। लेकिन यहाँ पर बंगाल बिहार के विभाजन के समय सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, 1907 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सारा का सारा बागडोर कौन संभालते हैं? और इन्हीं के प्रयासों से, हाँ, उन्हीं के प्रयासों से दिल्ली दरबार जब लगा था 1911 में, ठीक है, तो उस समय ये विधानसभा के अंदर थे। क्या थे? सदस्य थे ये। और जब ये विधानसभा के अंदर सदस्य थे तो इनको जॉर्ज पंचम से मिलने का मौका मिला और उन्होंने इस बात को सामने रखा। और सामने रखने के बाद उनको ये अच्छा लगा कि हाँ ये गलत हुआ है, इसलिए 1912 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ कारण होंगे बिहार के लोगों के कारण ही बंगाल विभाजन का रद्द होना। तो बिहार और बंगाल में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दो लोगों को आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी एक पत्रिका भी थी कायस्थ। ठीक है, इनकी पत्रिका भी थी कायस्थ। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा की किताब भी है पार्टीशन ऑफ बंगाल, इनकी ये किताब भी है, इन्होंने किताब में लिखा है पार्टीशन ऑफ कायस्थ गजट। इनका नाम था कायस्थ गजट। तो इनकी पत्रिका थी महेश नारायण की, उनका क्या था? कायस्थ गजट। और इन्होंने इस कायस्थ गजट में इस विभाजन के बारे में बहुत सारे लेख लिखे। और इनके जो किताब है पार्टीशन ऑफ बंगाल, उन्होंने भी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो ऐसे बंगाल विभाजन में, टाइम कितना हो गया सर? बंगाल विभाजन में ये सारे के सारे जो हमें संबंधित शब्द है ये हमें याद रखने होंगे। ठीक है, यहाँ तक देखो कोई डाउट है पूछो जल्दी 2 मिनट में, फिर आगे थोड़ा सा और डिस्कस वो कर लेते हैं, क्योंकि बंगाल विभाजन खत्म नहीं हुआ अभी बंगाल विभाजन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट करना है। देखो अच्छे से पढ़ना है तो टाइम लगेगा, और वैसे खत्म करना है तो 4 घंटे में 5 घंटे में हिस्ट्री खत्म है। मेन पॉइंट पढ़ना है तो चलो देखो एक बार जल्दी से। क्या हो गया? जल्दी देखो 2 मिनट के लिए, फिर कोई डाउट हो तो पूछो।